हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चार्ज का नेक्स्ट। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक, उसमें से हमने बाय रबिंग पढ़ लिया था। उसके कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा हमने कर लिया था। फिर हमने कंडक्शन भी पढ़ लिया था। कंडक्शन पे भी हमने एक या दो न्यूमेरिकल किया था शायद से। ठीक, अब हमारा जो तीसरा मेथड है वो क्या है? इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड है, वो क्या है? बाय इंडक्शन। ये है। अच्छा, अब इंडक्शन मेथड में होता क्या है? इंडक्शन मेथड में किसको चार्ज करते हैं? ठीक, इंडक्शन मेथड में जब चार्जिंग होती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, तो इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? अब देखो, इंडक्शन मेथड में होता क्या है, आपको एक पहले से ही चार्ज्ड बॉडी दिया गया है। पहले से ही चार्ज्ड है ये पहले से ही आपका, चलो मैंने स्टैंड भी लगा दिया इसमें ना, ये स्टैंड है ये ठीक है। और ये चार्ज्ड बॉडी है, पहले से मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये क्या है? बोलो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। क्लियर? अब हमें एक न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करना है। ध्यान देना, किसको चार्ज करना है? कंडक्टर को, न कि इंसुलेटर को। ठीक है, याद करो हमने रबिंग में पढ़ा था, रबिंग में सिर्फ इंसुलेटर से चार्ज होता है। कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में कंडक्शन में कंडक्टर का चार्जिंग होता है। इसमें भी इंडक्शन मेथड से भी किसका चार्ज करेंगे हम? किसको? न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करेंगे। तो ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है। क्या है जरा बताना, क्या है ये? बोलो, अरे बोलना, न्यूट्रल कंडक्टर। क्लियर? अब देखो, तो है तो कंडक्टर, और जब कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, है ना, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बोल लो। अब यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उस पर फोर्स कोई लगाएगा तो मूव करेगा। अच्छा, अब देखो जरा, इस न्यूट्रल कंडक्टर को हमने इसके नज़दीक रखा हुआ है। ये ऑलरेडी पहले से चार्ज्ड है, ये ऑलरेडी पहले से क्या है? ये चार्ज्ड है। और इस चार्ज्ड बॉडी के नज़दीक में हमने न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ है। और एक कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज ये वाला बॉडी है, तो इस बॉडी का जो निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होगा, उस निगेटिव को तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो इससे होगा क्या? अब हमें मालूम है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ तो निगेटिव बन जाता है, और जो इसका अपोजिट वाला सरफेस है वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गया इधर की तरफ। तो इससे क्या होगा? ये आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव बन जाएगा। ये है। अब ध्यान देने वाली बात, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है, मतलब जितना यहाँ से चला उतना ही तो यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है तो ये क्या होगा? आपका प्लस क्यू चार्ज। यानी कि अगर ये सिमेट्रिकल स्फेयर होगा तो इसका हाफ पार्ट जो होगा निगेटिव, और अदर अपोजिट हाफ पार्ट जो होगा उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी चार्ज कहाँ हुआ भाई? कहाँ हुआ चार्ज? अभी अगर मैं बात करूँ तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा, काम की बात, और ये ना 12th बोर्ड में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी था। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है? ये चार्ज अपने आप एराइज हुआ? अरे इसको क्या हमने ज़बरदस्ती एराइज कराया है? नहीं, हमने क्या किया, इस न्यूट्रल कंडक्टर को इस चार्ज बॉडी के नज़दीक में रखा और इसके ऊपर अपने आप चार्ज एराइज हो गया, अपने आप हो गया चार्ज। तो यानी कि ये जो चार्ज एराइज हुआ है ये अपने आप एराइज हुआ है, और इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। अब देखो, अब मैंने करना क्या है? देखो, मैं करने वाला क्या हूँ? सिंपल सा, ये वाला जो बॉडी है जिसके हाफ पार्ट में पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ पार्ट में निगेटिव चार्ज राइज हुआ है,
मैंने ना इसे अर्थिंग कर दिया, इसे क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। और अर्थ का तो पोटेंशियल जीरो होता है जीरो नहीं होता। और ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, दिख रहा है ये वाला पार्ट कौन से पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। तो चार्ज का फ्लो नहीं हो जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। क्लियर। तो अब इससे होगा क्या, इससे फायदा क्या हुआ हमारे पास, ये जो पॉजिटिव, जो भी ये पॉजिटिव चार्ज था ये अर्थ में फ्लो हो गया और इसके ऊपर अब सिर्फ क्या बचेगा, निगेटिव। और वो निगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल स्फीयर हुआ, सिमेट्रिकल अगर हुआ तो। क्लियर। अब देखो पहले न्यूट्रल था, अब क्या बन गया, अब बन गया आपका चार्ज्ड बन गया। तो इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस मेथड को, इंडक्शन मेथड। आई बात समझ में। अब देखो इस मेथड में बेसिकली हुआ क्या, हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर को किसी चार्ज्ड बॉडी के नज़दीक में लाए। चार्ज्ड बॉडी के नज़दीक में लाने से क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, जिससे कि न्यूट्रल कंडक्टर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स था, उसको ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी ने क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, जिससे कि इसके अपोजिट साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज राइज हो गया। फिर हमने बोला कि भाई नेट चार्ज, इसके ऊपर तो नेट चार्ज, यानी कि चार्ज तो अभी हुआ ही नहीं है, हमने इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ में चला गया, तो बचा सिर्फ कौन सा, निगेटिव चार्ज। और वो निगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये सिमेट्रिकल हुआ तो। क्लियर। अब ये तो आपका पूरा इंडक्शन मेथड हो गया। ठीक। अब हमारे काम का क्या है यहाँ से भाई, ये तो प्रोसेस हो गया ना कि चार्ज कैसे करते हैं, ये तो प्रोसेस हो गया कि इंडक्शन मेथड में बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, तो ये तो हमने देख लिया। अब हमारे काम का क्या क्या है, तो पहला मेथड, पहला पॉइंट, नोट का फर्स्ट पॉइंट। अब देखो जरा देखना आप, क्या हमने इस प्रोसेस में कहीं भी दोनों को कहीं टच कराया या वायर से कनेक्ट किया। याद करो रबिंग में क्या करा था, रब करा था दोनों को टच करा के। कंडक्शन में क्या करा था, वायर से जोड़ा था या टच कराया था। यानी दोनों में, कंडक्शन में और रबिंग में फिजिकल कांटेक्ट था। कंडक्शन में और रबिंग में क्या था, फिजिकल कांटेक्ट था। लेकिन इंडक्शन मेथड में ऐसा कुछ नहीं है भाई। कहाँ है, ना तो हमने इसको टच कराया, ना हमने यहाँ वायर से जोड़ा है, फिर भी ये न्यूट्रल था, अब ये चार्ज बन गया। आई बात समझ में। तो इस मेथड में हम किसी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंड्यूस चार्ज क्या होता है। तो किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से, एक्सटर्नल इंटरेक्शन मतलब दिख रहा ना इसके ऊपर, इसके लिए ये एक्सटर्नल इंटरेक्शन, यानी ये एक्सटर्नल समझ लो कि ये फोर्स लगा रहा है। ठीक। तो किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से जो चार्ज अपने आप एराइज होता है, उसी एराइज चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। आई बात समझ में। तीसरा पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन मेथड में नेट इंड्यूस्ड चार्ज जो होता है वो जीरो होता है भैया। देखो क्यों होता है जीरो। मैं नेट इंड्यूस्ड चार्ज की बात कर रहा, मैं ये भी अपने आप एराइज हुआ, ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है, ये भी अपने आप एराइज हुआ, ये भी इंड्यूस्ड चार्ज है। पॉजिटिव क्यों, निगेटिव क्यों, कट के आ गया जीरो। क्लियर। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किया। पहला पॉइंट बोला कि इस मेथड में अगर हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना टच किए हुए भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोला कि जो चार्ज कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इंटरेक्शन की वजह से अपने आप एराइज होता है उसे इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट बोला कि किसी भी कंडक्टर पे जो नेट इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो जीरो होता है। क्लियर। 3 पॉइंट। अब उस तीनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो आप इसे एक बार देख लेना, कॉपी कर लो इसे। बाकी अब हम वो पॉइंट है क्या उसे लिख लेते हैं। अब है क्या वो पॉइंट,
लो देखो जरा, पहला पॉइंट क्या था, इन दिस मेथड a neutral conductor get charged without touching ये है। इसमें हम बिना टच किए हुए भी न्यूट्रल कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा पॉइंट क्या था, इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है भैया बताओ, क्या होता है, अभी बताया, बोलो, द चार्ज arises itself on a conductor due to external interaction is called induced charge, क्लियर। और तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट, नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑलवेज बी जीरो, अंडरलाइन करो इसे। आई बात समझ में। तो इंडक्शन मेथड से ये 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिया, नोट कर लीजिए इसे आप। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लियर। चलो अब भाई बताओ, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, बोलो क्या क्या पढ़ लिया, याद है कुछ। हमने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ। बाकी अगर आप नए हो तो पहले पीछे वाली वीडियोस देखो आप, उसके बाद में ये सब समझ में आया। तो हमने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, चार्ज का डिटेक्शन कैसे करते हैं, चार्ज कितने टाइप्स का होता है, और किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे बनाते हैं, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आगे, और क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। डालो हेडिंग, डालो हेडिंग है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। 12th बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी तो सबको मालूम है भाई, किसको नहीं मालूम है बताओ। अरे लाइक चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्ज जो होता है क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, बट पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेज अट्रैक्ट while unlike charges गलत हो गया, like charges repel while unlike charges attract each other। पहली प्रॉपर्टी याद हो गया, लाइक चार्जेज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे। और पता, इसके ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये तुम्हें बचपन से ही पता है कि लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है पेपर में,
कैसे क्वेश्चन है तो अभी हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जब पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तब। क्लियर। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये मैंने क्या लिखा हुआ सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब भाई ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? तो ये इस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो। अब आइसोलेटेड सिस्टम तो मालूम है ना, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक चार्ज का आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका मतलब हुआ कि ना तो हम बाहर से उस सिस्टम में चार्ज डाल सकते हैं, ना उस सिस्टम से बाहर चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये क्या है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, यानी कभी भी चेंज नहीं होता है। आई बात समझ में? सॉरी। तो ये है क्या प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। यानी कि अगर मैं ये कोई सिस्टम अगर है, ये कोई सिस्टम है, मान लो ये Q1 है, ये -Q2 है, ये Q3 है, ये -Q4 है, ये Q5 है, ये कुछ चार्जेज है। तो अब जरा खुद सोचो, ना तो हम इसमें बाहर से चार्ज डाल रहे हैं, ना हम यहाँ से अंदर से बाहर चार्ज निकाल रहे हैं, तो क्या ये कभी चेंज होगा? नहीं होगा ना चेंज। तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इन सभी का सम जो होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर मैं इन सभी का सम दैट इज क्या लिखा? Q1 माइनस Q2, फिर आपका है ये Q4 था, सॉरी, प्लस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 इक्वल टू कांस्टेंट। हमेशा क्या रहेगा? ये इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो नेट चार्ज रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए तो भाई बोला जाता है कि यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है। यूनिवर्स, भाई यूनिवर्स है क्या? बताओ जरा। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम तो हुआ। यूनिवर्स एक, अगर हम मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट अगर छोड़ दे, सिंगल यूनिवर्स अगर हम बोलें, तो यूनिवर्स क्या हुआ? एक आइसोलेटेड सिस्टम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट, पूरे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। आई बात समझ में? तो दो प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने। पहला था लाइक चार्ज रिपेल करता है, दूसरा, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्या बोलता है ये प्रिंसिपल कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर? अब आगे बात कर लेते हैं जरा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? एडिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये अब एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है भाई? ध्यान से सुनो। चलो मैं पहले एक छोटा सा एक सिस्टम बना लेता हूँ, और Q1 माइनस Q2 Q3 Q4 माइनस Q5 प्लस Q6, ये कोई एक सिस्टम है और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ बहुत सारा। अगर हमें पूछा जाए कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है
कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो उन चार्जेज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। अब अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होगा भाई? तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है साइन के साथ। मतलब क्या होता है? साइन के साथ, विद साइन। तो अगर मैं इसका नेट चार्ज अगर लिखूं तो क्या बोलोगे ज़्यादा बताना? Q1 निगेटिव है वो तो माइनस के Q2, ये पॉजिटिव है प्लस के Q3, प्लस के Q4, माइनस के Q5 और प्लस के Q6। यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज आएगा वो कितना होगा? इतना आएगा। और यही कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। नहीं समझे? एक छोटा सा एग्जांपल देखो जरा, देखना एक छोटा सा एग्जांपल देखो। ये एक सिस्टम है -3 कूलम्ब, 5 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, -1 कूलम्ब, ये ले लेते हैं। और हमसे बोला जाए कि नेट चार्ज क्या होगा इसका, तो नेट चार्ज बोलो क्या लिखोगे आप बताओ? -3 + 5 + 2 -1 क्या आ जाएगा बताना? 7 - 4 प्लस के 3 कूलम्ब। यही आंसर आ गया। यानी इस सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना है? प्लस के 3 कूलम्ब चार्ज है। अब देखो ये तो लग रहा है कि तो भाई ये तो कॉमन सेंस का है, कोई प्रॉपर्टी थोड़े है। अब है भी बात, सही भी है भाई, कॉमन सेंस का तो है ये। इसका यूज होगा आगे जब हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, वहाँ पर इसका यूज होगा न्यूमेरिकल में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? चलो तो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी? क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी बताओ? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम is equal to the algebraic sum of all the charges present in that system। यानी उस सिस्टम में जितने भी चार्जेज है उन सभी चार्जेज का अलजेब्रिक सम नेट चार्ज के बराबर होता है। और यही कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर? कितने प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने? 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं, 4th प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। आप इसे कॉपी कर लेना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हम आगे बात करते हैं। सॉरी, 4th प्रॉपर्टी क्या है? 4थी प्रॉपर्टी क्या है? देखना जरा ध्यान से देखो। 4th प्रॉपर्टी है चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। चार्ज क्या होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक। अब जरा बताओ, आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल तो सबको मालूम होगा, सबने ही सुना होगा। लेंथ, टाइम और मास वाला। या फिर कोई बॉडी अगर मोशन में होता है तो भाई क्या होता है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक, और टाइम डिलेशन होता है, मास में इंक्रीजमेंट होता है अगर कोई हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। तो यानी कि वो सारी की सारी रिलेटिव क्वांटिटी। जैसे मोशन, रेस्ट और मोशन की बात करते हैं, रेस्ट और मोशन भी क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होता है। चार्ज क्या होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। क्या होता है? चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी होता है। ध्यान देना, आई बात समझ में? चार्ज रिलेटिविस्टिक यानी कि चार्ज रिलेटिव क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक, कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 5th प्रॉपर्टी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझने के लिए हम ना पहले एक छोटे से वर्ड के ऊपर आते हैं, क्वांटम।
क्वांटम। भाई अगर मार्वल के फैन हो तो क्वांटम के बारे में तो पता ही होगा, क्यों, है पता? अच्छा, अब पहले क्वांटम वर्ड का मतलब क्या होता है, हम थोड़ा सा है ना इसका सिर्फ वर्ड का मतलब समझेंगे क्या होता है। क्वांटम वर्ड का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल, यानी सबसे छोटा, उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं है। अब हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज, मैंने बोला क्वांटम ऑफ चार्ज यानी चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, उससे छोटा पॉसिबल ना हो। अभी हम बात करेंगे क्या होता है चार्ज का क्वांटम क्या होता है। अच्छा, क्वांटम ऑफ एनर्जी सबको मालूम है, 11th क्लास पढ़ रखा। क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या होता है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वही क्या होती है, क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी मिनिमम पॉसिबल एनर्जी है वो, उससे कम एनर्जी पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटम वर्ड का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। क्वांटम वर्ड का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल, यानी इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ, अच्छा तो मैंने बोला क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो क्वांटम ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बाकी जो भी चार्जेज बनते हैं वो सब किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, और उसके इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। यानी अगर आपके पास अगर कोई चार्ज है तो उसमें क्या होगा भाई, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन होगा, या 50 इलेक्ट्रॉन होगा, या 1000 इलेक्ट्रॉन होगा, या 1 अरब इलेक्ट्रॉन होगा, या मिलियन बिलियंस इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा पॉसिबल है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, पॉसिबल है, या ऐसा पॉसिबल है कि 2.25 इलेक्ट्रॉन हो किसी बॉडी में, अरे पॉसिबल है। या तो अब किसी बॉडी को चार्ज बनाते हैं, हमने पढ़ तो लिया और याद करो, नोट करके साफ साफ लिखवाया था, चार्ज के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यानी कि चार्ज को हम रिमूव करेंगे तब कोई बॉडी चार्ज बनेगा, या उसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब वो चार्ज बनेगा। यही तो होता है चार्ज का बेसिक फंडा। तो या तो हम अब इलेक्ट्रॉन को काट थोड़े सकते हैं, अरे वो तो फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल अभी तक जितना पता है, अभी तक जितनी डिस्कवरी हुई है, फंडामेंटल पार्टिकल्स को ब्रेक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी कि उसको फिर से उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या 1000 डालो या 1000 निकाल सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन को काटा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन डाला फिर 1 इलेक्ट्रॉन को काट के आधा डाला, 1.5 इलेक्ट्रॉन, पॉसिबल ही नहीं है। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपल सा स्टेटमेंट है, और वो है क्या, किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। चार्ज का क्वांटम कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज अभी तक पॉसिबल नहीं है, मतलब अभी तक डिस्कवरी, अभी तक या पता नहीं चला है। क्लियर। तो क्वांटम वर्ड का मतलब समझ में आ गया, मिनिमम पॉसिबल होता है। चार्ज का क्वांटम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, अभी हम नोट करके लिखेंगे भी इसे। क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसी का स्टेटमेंट अगर अंग्रेजी में लिखवाऊँ, क्या लिखवाऊँगा ज़रा बताना। अगर आप 12th बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो भाई लिख के तो आना है ना, और ये तो कई बार आ रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी या पार्टिकल भी है ना, इज इक्वल टू
इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि जो दैट इज जो नेट चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बन गया फॉर्मूला, करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व। Q इक्वल टू NE, यही है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस फॉर्मूले को देख के ये स्टेटमेंट बना सकते हो आप। Q चार्ज है, वेयर क्या है बताओ जरा, वेयर क्या है, चार्ज Q क्या है, चार्ज, और यूनिट इन कूलम्ब, N क्या है, इंटीजर, और E तो सबको मालूम है क्या होता है, E है 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब। E क्या है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब। क्लियर। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और हमारे पास पहला फॉर्मूला आ गया Q इक्वल टू NE। अरे फिजिक्स में तो फॉर्मूले है, डेरिवेशन है, एप्लीकेशन है। सबसे पहला आ गया Q इक्वल टू NE। Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीजर होता है वो, N क्या है, इंटीजर है, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब, 10 की पावर -19 कूलम्ब। क्लियर। अब यहां से भी हम थोड़ा सा कुछ, आप इसे कॉपी कर लेना, आगे बढ़ते हैं। अब ये फॉर्मूला तो हमने लिख लिया भाई, न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन तो अभी बाकी है, अभी तो करेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। देखना जरा, अभी हमने क्या लिखा, Q इक्वल टू NE, क्या लिखा, NE। ठीक है। अब Q इक्वल टू NE तो लिख दिया। Q क्या है, चार्ज है किस में, कूलम्ब में। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और E क्या है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब, ये है। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले ना हमारे काम की जो चीज़ें हैं उसे नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है, नोट करके। अच्छा एक काम करो, पहले जो अभी आपने कॉपी करा है ना, उसी के नीचे इसे भी लिखो। देखो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी हैव Q इक्वल टू NE लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो N इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Q अपॉन E। और ये हमेशा क्या आना चाहिए, बोलना भाई, क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखवाया मैंने, क्योंकि हमें तो मालूम है कि पहले से N क्या है, इंटीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर है। लिखवाया क्यों, ताकि याद रहे, है ना। इसके ऊपर भी तो जेईई में क्वेश्चन आ रखा है, काफ़ी पहले आया है लेकिन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है अभी हम बात करेंगे। क्लियर। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम नोट करके लिखेंगे जरा, कुछ पॉइंट नोट करके लिख लेते हैं। नोट फर्स्ट, बोलो क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटम ऑफ चार्ज दैट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज। क्लियर। दूसरा पॉइंट, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब।
एंड CGS यूनिट क्या होती है? CGS यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैट कूलम, इलेक्ट्रोस्टैट कूलम। इसे ना सिंपल सा शॉर्ट में ESU भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर? चलो, तो 2 पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट था कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन की चार्ज। दूसरा बोला कि चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है। और CGS यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्ब या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, ESU। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या क्या जरा बताना। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने? बोलो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि क्या कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक, यानी कि किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो सभी चार्जेज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, जो जो चार्ज सिस्टम में प्रेजेंट हो। अगला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? कि चार्ज जो होता है नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। ठीक, और लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? पांचवा, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कि किसी भी बॉडी में जो नेट चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर ना एक दो और क्वेश्चन भी बनता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, है ना? क्यों नहीं करते हैं? तो वो इस मतलब क्वेश्चंस के लिए जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, जो बोर्ड वाले होंगे, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जब ये चार्ज का पूरा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, आज हमारा चार्ज पूरा कंप्लीट हो गया वैसे, तो चार्ज से रिलेटेड जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जितने भी अभी तक पूछे गए हैं, उन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद में JEE या नीट वालों के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल होंगे, जितना भी मेरे पास अवेलेबल होगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? चलो, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है बोर्ड वालों के लिए, है ना? 12th बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन? Q1 एंड Q2 आर 2 point charges, 2 point charges such that इसका A वाला पॉइंट है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, B पॉइंट है Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, और C पॉइंट है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, then determine the nature of interaction force in each case। क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बोर्ड में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। अब है क्या क्वेश्चन? बोलो। Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज है, और कैसे है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्या है? 0 है। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, और Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है। 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी में क्या है? 3 अलग अलग क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि हर केस में चार्ज फोर्स का नेचर क्या होगा, यानी अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। क्लियर? तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी यही तो पढ़ा था, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि किस केस में दोनों लाइक है और किस केस में अनलाइक है, तब तो हलवा हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है बताओ? पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट पॉइंट, ए वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे। अच्छा, मान लो Q1 और Q2 एक नंबर है, तो 2 नंबर का सम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। अरे 5 और -5 का सम ही तो 0 होगा। 5 और -5 का सम ही तो 0 होगा, यानी एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा उतना ही क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी दोनों क्या है? अनलाइक चार्ज है, और अनलाइक चार्ज है तो फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा।
क्लियर। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा, Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, हेंस फोर्स क्या होगा, फोर्स इज अट्रैक्टिव। आई बात समझ में कि अरे दो नंबर का सम जीरो तभी होगा जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो Q1 और Q2 का सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक तो ये जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, ये निगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अनलाइक चार्ज है, और अनलाइक चार्ज है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, सिंपल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव तो होता है, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, जब भैया ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो। अरे दिमाग लगाओ ना दिमाग, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों ही निगेटिव हो। माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता ही है। यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, यानी लाइक चार्जेज हुआ। बोलो, तो इस केस में क्या है, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेज, लाइक चार्जेज। तो बोलो क्या लिखोगे आप, फोर्स क्या होगा, देयरफॉर फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि दोनों केस में दोनों क्या है, Q1 और Q2 इस केस में लाइक चार्ज। अच्छा, अब तीसरा जरा बताओ तो, बोलो ना तीसरा क्या है, थर्ड वाला। Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव, यानी कि Q1 और Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव है, और निगेटिव कब पॉसिबल है, दिमाग की बत्ती जलाओ। या तो ये पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। या अगर ये निगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इस केस में, सी केस में Q1 और Q2 का प्रोडक्ट निगेटिव है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या हो, अपने आप निगेटिव हो। क्लियर, यानी दोनों अनलाइक चार्जेज है। तो Q1 एंड Q2 आर अनलाइक चार्जेज, देयरफॉर फोर्स क्या होगा, फोर्स इज अट्रैक्टिव होगा भाई। क्या होगा वो, अट्रैक्टिव। अरे कुछ बुझाया, क्लियर। अब तो एक तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन करा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल टाइप का, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर present in 1 coulomb of charge। एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। हालांकि ये भी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ना 90s का है क्वेश्चन में, बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो हम इसे काउंट नहीं कर रहे। चलो अब देखो जरा, करो जरा सॉल्व करो सॉल्व जल्दी फटाफट करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कर लिया। चलो देख लेते हैं जरा, हमें सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई, कितना चार्ज दिया हुआ है, 1 कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है। चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब है। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। और ई तो पहले से ही पता है क्या होता है, तो बोलो क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा था, एन ही पढ़ा था। तो बताओ एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ई। और क्यू कितना है दिया हुआ, 1 कूलम्ब, और ई कितना होता है 1.6 10⁻⁹ आ जाएगा इतना इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो जरा, करो फटाफट सॉल्व। तो आ जाएगा 1/1.6 10⁻⁹। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, शायद से, है ना, वैसे चेक कर लेना आप। इतना इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25
टू 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी इतना इलेक्ट्रॉन को जब आप मिलाओगे, असेंबल करोगे, तब जाके 1 कूलम्ब चार्ज बनेगा। क्लियर? आई बात समझ में? ये इसका कैलकुलेशन वैसे देख लेना, इतना ही होना चाहिए। हाँ इतना ही होगा, वैसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। बाकी तो मैंने बताया आपको अभी कि टॉपिक ख़त्म हो गया ये। इसके ऊपर बोर्ड वालों के लिए अलग से क्वेश्चन जो भी पॉसिबल है उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, और जेई और नीट वालों के लिए अलग से बनाऊंगा अभी, है ना। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बस। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज एग्जिस्ट इन नेचर। यानी कि ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कौन सा वाला चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया मैंने क्या, फर्स्ट ऑप्शन है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने क्या, 4.8 इंटू 10⁻18 कूलम्ब। तीसरा ऑप्शन दिया 6.4 इंटू 10⁻21 कूलम्ब। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। क्लियर? अब आपको बताना है क्या कि कौन सा वाला चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि किस चार्ज का एग्जिस्टेंस है और कौन सा वाला चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा बताओ, करो, सोचो। टिक लगाने वाला, सॉल्व तो करना ही नहीं है, सिर्फ टिक लगाना है बस। चलो अब जरा सोचो, बताओ। अभी हमने पढ़ा था चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकली समझें तो अभी हमने क्या पढ़ा था, n = Q/E, और वो इंटीजर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए इंटीजर। लो जरा मैं इसको साइड में लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैंने साइड में लिखा, और ये है, क्या है लिखा साइड में, जरा देखना क्या लिखा, सॉल्यूशन कर रहे इसका ना। तो बोलो n = क्या पढ़ा था, वी हैव n = Q/E, और क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन से इंटीजर आएगा n की वैल्यू वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो पहला वाला ऑप्शन तो भाई सपने में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि चार्ज का सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10⁻19 और 10⁻20। वैसे निकाल के देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए। देखो n की वैल्यू निकालो, q कितना है 3.2 10⁻20 दिया हुआ है, और e कितना होता है 1.6 10⁻19। 2 से कटेगा, ये क्या आ जाएगा, ये -1, ये आ जाएगा 0.2। पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो हुआ ही नहीं। बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं जरा, क्या लिखोगे बी के लिए। बी के लिए बोलो 4.8 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 10⁻19। 4 से कट जा 3 से कटेगा, सॉरी ना, 3 से कटा ये। अब बोलो ऊपर जाके -19 ऊपर +19 हो जाएगा, तो 18 10 तो आ जाएगा 30। हाँ इंटीजर है कि नहीं है, अरे 30 इंटीजर होता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ये एग्जिस्ट करेगा। सी वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या जा रहा सी को चेक करने में, करो ना चेक। बोलो 6.4 इंटू 10⁻21 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 4 इंटू 10⁻2 यानी 0.04। पॉसिबल ही नहीं है भाई, इंटीजर थोड़े है वो, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन ऐसा है, बी वाला चार्ज नेचर में एग्जिस्ट करेगा, बाकी नन ऑफ द अबव। क्यों टिक लगाना, हमारा आंसर आ तो गया बी वाला। क्लियर? चलो तो अब देखो, अब हमारा चार्ज का कंप्लीट टॉपिक खत्म हो गया। चार्ज में हमने चार्ज क्या होता है पढ़ लिया, कितने टाइप का होता है, चार्ज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज से रिलेटेड बोर्ड में कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, क्या क्या आ रखा है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। जेई और नीट वालों के लिए अलग से उसका एक वीडियो बनाऊंगा।
क्वेश्चंस का विद सॉल्यूशन। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, अब क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यानी अब हम फोर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, चार्ज तो हमने पढ़ लिया, फोर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्लियर, चलो फिर अब आज की वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।